नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक बड़ा फैसला लेते हुए बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसी के साथ नीतीश कुमार ने चुनाव में किया गया अपना एक बड़ा वादा पूरा भी कर दिया है। पहले से मौजूद आरक्षण पर इस नई घोषणा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जानकारों का मानना है कि इस फैसले के बाद राज्य सरकार को अब नौकरियों की तादाद बढ़ाने की भी कोशिश करनी होगी। साथ ही ऐसी पहल भी होनी चाहिए, ऐसी नीतियां बननी चाहिए ताकि महिलाओं की जो शिक्षा है उसकी दिशा में काम किया जा सके, ताकि महिलाओं में प्रतिभा को ज़्यादा निखारा जा सके। हम इस कार्यक्रम में चर्चा इस बात पर करेंगे कि क्या नीतीश कुमार के इस फैसले को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सकता है, कैसा नतीजा मिल सकता है अगर ऐसा हो, और क्या ऐसा करना संभव है, और साथ ही किस तरह की चुनौतियां सामने आएंगी और अवसर भी किस तरह के होंगे। हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के। कांग्रेस पार्टी से नीता डिसूजा मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं महिला कांग्रेस की। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार झा मौजूद हैं, आरजेडी के नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं और जाने माने सोशियोलॉजिस्ट भी हैं। और साथ ही हमारे साथ दो और ख़ास मेहमान मौजूद हैं। संजय कुमार हैं, डायरेक्टर हैं CSDS के, और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर रिजवान कैसर भी मौजूद होंगे जो कि हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। जल्द ही वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहती हूँ डॉक्टर झा, ये बताइए कि इस स्कीम को लेकर हेडलाइंस तो हमने पढ़ी, खबरें भी पढ़ी हैं, लेकिन कई सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो 35% महिलाओं को रिजर्वेशन की आपने बात कही है, क्या इतना टैलेंट बिहार में है? अरफा जी, सर्वप्रथम तो मैं कहूं कि आपको बधाई दूं, आपके चैनल को बधाई दूं, क्योंकि आमतौर पर इस बड़े मुद्दे को किसी ने भी बहस के लायक नहीं समझा। तो शुक्रिया आपका और राज्यसभा टेलीविजन का। जब हम ये निश्चय के अंदर लेके आ रहे थे तब भी लोगों ने बहुत शंकाएं व्यक्त की थी, कह रहे ये तो चुनावी जुमला है, खत्म हो जाएगा चुनाव के बाद। मैं समझता हूं 2 महीने नहीं बीते हमारी सरकार के, बमुश्किल 19 जनवरी को, 18-19 जनवरी को यह निर्णय ले लिया गया। देखिए, बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जहां तक महिलाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी की बात होती है तो अक्सर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि रोड ब्लॉक्स बहुत होते हैं, संरचनात्मक रोड ब्लॉक्स होते हैं, और कुछ जो वैचारिक रोड ब्लॉक्स होते हैं जो हमारी विचारधारा में रचे बसे, जिसमें हम रचे बसे हैं, जो एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, तो उसको भी ये तोड़ा जाएगा। मैं समझता हूं कि बिहार आपको ज्यादा खूबसूरत दिखेगा, प्रशासन आपको ज्यादा संजीदा और संवेदनशील दिखेगा, और सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी एक नया व्याकरण गढ़ेगी बिहार के माध्यम से, और बाकी राज्य सरकारों को अनुकरण करने को मजबूर होना पड़ेगा, और मैं समझता हूं केंद्र की सरकार को भी। जी हाँ, नहीं, आप बहुत मुबारकबाद के हकदार हैं। ये बात सच है कि वाकई ये जो है इंस्पिरेशन इससे ज़रूर मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जो एक ओछी राजनीति लगातार देखने को मिल रही थी पिछले कई साल से, लगता है कि गंभीर राजनीति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर झा कई सवाल भी हैं। ये भी हमें समझाइए कि किस तरह से इस रिजर्वेशन को आप लागू करेंगे। जो मौजूदा अभी आरक्षण लागू है उसमें किसके हिस्से में से किस तरह महिलाओं को मिलेगा? क्या जो 50% जो जनरल कोटा है उसमें से 35% महिलाओं को मिलेगा? किस तरह से इसका बंटवारा कैसे होगा? नहीं, वो कोटा बिल्कुल अलग है। ये जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसके अंदर इसमें आप देखेंगे कि आरक्षण के अंदर भी आरक्षण है। जैसे महिलाओं में इस वर्ग की, इस जाति की महिला आएंगी, उनके लिए इतना प्रतिशत, फिर दूसरों के लिए इतना इतना समानुपातिक है कि आपको हिस्सेदारी को लेकर के आप समझिए कि हम सिर्फ सेवाओं का विस्तारीकरण नहीं कर रहे हैं, उसको एक हम व्यापक आधार भी दे रहे हैं। कहीं किसी चीज से छेड़छाड़ नहीं की गई है, और यह भी तय किया गया है, जैसे बाकी जगह जहां आरक्षण होता है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में भी हैं, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस में एक उस लेवल पे आते हैं तो आप सामान्य दर्जे के अंदर चिन्हित किए जाएंगे। तो हमारा मानना है कि बहुत ही मेटिकुलस ये तय किया गया है कि पिछड़ी जाति के लिए कितना, अत्यंत पिछड़ी के लिए कितना, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना। तो आप देखेंगे कि एक इतनी व्यापकता और विस्तारीकरण की हमारी योजना है। जब मैंने कहा ना कि बिहार आपको ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा संवेदनशील, और प्रशासन आपको ज्यादा सुगम और सुचारू ढंग से काम करेगा। संजय कुमार जी, आप इस पहल से क्या समझ पाए हैं? थोड़ा हमें, हमारे दर्शकों को भी बताइए कि किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बदलेगा। क्या हर दर्जे की जो नौकरियां हैं उनमें अब 35% रिजर्वेशन हो जाएगा? काम काज पे किस तरह का असर पड़ सकता है बिहार में? देखिए, 2 पहलू हैं। पहली बात तो हम कहें, ये जो पहल बिहार की सरकार ने की है, आपको याद होगा जब पंचायत में आरक्षण की बात हुई थी तो सारे देश के सब राज्यों में 33% आरक्षण था महिलाओं के लिए पंचायत में। बिहार एक ऐसा राज्य था जहां सबसे पहले 50% किया गया। और अगर आप अब नक्शे को उठा के देखें, अलग अलग राज्यों में देखें,
तो तकरीबन अब सब राज्य में 50% रिजर्वेशन किया गया। बिहार और सरकार बिहार ने पहल की थी, सबसे पहले बिहार तो ने यानी पहल आप ये की कह रहे हैं थी। कि ये पहल अब बिहार से शुरू होकर देश के दूसरे राज्यों में बिल्कुल, ये जाएगी। जो बिहार में जो पहल इस सरकार ने की है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ इसके दबाव में आके, ऐसी इस चीज़ की तो ज़रूरत थी, लेकिन अब एक दबाव पड़ेगा दूसरे राज्यों की सरकार को इस तरह की पहल करने के लिए। पहले हमें ये समझाइए कि किस तरह से ये कैसे लागू होगा, इसको कैसे जो है रोल आउट कैसे किया जाएगा। रोल आउट कैसे किया जाएगा, अभी इसके बारे में बहुत सारी विस्तृत जानकारियां हासिल नहीं है, कम से कम मेरे पास नहीं है। तो ये सरकार, ये शायद सरकार के प्रवक्ता या सरकार के लोग बता सकते हैं कि रोल आउट कैसे किया जाएगा। लेकिन जो मोटी मोटी मेरी समझ जी, है क्या समझे वो आप? ये है कि हर, जैसा मनोज झा बता रहे थे कि सिर्फ महिलाओं के लिए 35% नहीं, महिलाओं के जो अलग अलग वर्ग हैं, जैसे दलित हैं, आदिवासी हैं, अब ओबीसी महिलाएं हैं, सबके बीच में ये 35% जो है वो स्प्रेड आउट होगा। और जो एग्जिस्टिंग जो रिजर्वेशन का जो है उसी के बीच से किया जाएगा। ये कोई एडिशनल 35% रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा। ये नहीं कि कोई 40% रिजर्वेशन है तो 35 उसके ऊपर और लग जाएगा तो 75 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन के अंदर में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण दिया तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जो जैसे एससी को जो रिजर्वेशन हासिल है उसी में 35% जो है वो एससी औरतें आ जाएंगी, ऐसा मेरा हाँ। ऐसी मेरी समझ है। हालांकि मैंने आपको कहा कि पूरे जो प्लान है, पूरा जो स्कीम है, इसकी जानकारी अभी शायद पब्लिक में नहीं है, और अगर है तो मेरे पास इसकी सारी जानकारी नहीं है। जी मनोज, क्या हम ठीक तरीके से समझ पा रहे हैं कि इसी तरह से रोल आउट होगा कि जो बिल्कुल 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 आप और संजय जी जब बात कर रही थी तो मेरे जन्म में तभी कहूं कि बिल्कुल जो आप विश्लेषण आप समझ पा रहे हैं वही उसी रूप में है वो। जी गोपाल जी, आप बताइए आपकी क्या राय है इस पे, क्या आप इसका स्वागत करते हैं? आपको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि अब आपकी पार्टी सत्ता में है फिलहाल, और सबसे पहले बात ये हो रही है कि जो एक तरह से बिहार ने जिसकी शुरुआत की है, क्या आपको लगता है कि दूसरे राज्य जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो इन्हें लागू करने के लिए तैयार होंगे? केंद्र में भी इसको लेकर एक बहस तो हो ही सकती है। हम महिला रिजर्वेशन के तो सपोर्ट में हमारे मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि कम से कम पार्लियामेंट में जो महिला रिजर्वेशन बिल है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और 33% पार्टी ने भी अपने स्तर पे किया है कि अलग अलग पोस्ट पे होनी चाहिए, और उसकी तरफ पहल भी कर रहे हैं। तो यह वाली बात अगर रिजर्वेशन करते हैं, और जब ये जैसा अंडरस्टैंडिंग इन्होंने बताया, मैंने भी जो कल से जो रिपोर्ट 2 दिन में पढ़ी है वो यही है कि कैटेगरी के अंदर 35% है, अलग से नहीं है। तो एक तरीके से उसी को, हर रिजर्वेशंस को उन्होंने बाइफिकेट कर दिया है कि 35% जो ग्रॉस रिजर्वेशन होना चाहिए उसी सेक्शंस में करते हैं, तो उस अच्छी बात है। पर जो एप्रीहेंशंस हैं वो तो ज़रूर है कि जैसे आपने भी कहा और हम लोग भी कह रहे हैं कि बिहार में केवल रिजर्वेशंस की बात नहीं है, अल्टीमेटली रिजर्वेशंस में एम्पावरमेंट भी होना चाहिए। एंटाइटलमेंट तो अपनी जो बात जो एक तरीके से चलते हैं उससे सशक्तिकरण बहुत नहीं होता, फिर भी लेकिन हम उसको सपोर्ट करते हैं कि ज़रूरत आवश्यकता है। क्या आशंकाएं हैं आपकी? आशंकाएं तो यह है कि जो आपने भी बताया, वैसे भी सब जगह चर्चा में भी आ रहा है कि अगर वो नहीं मिलते, महिला उस वर्ग में उतने एफिशिएंट या उतने एलिजिबल महिला कैंडिडेट नहीं मिलती, तो वो फिर जनरल कैटेगरी को चले जाएगा। तो अल्टीमेटली कहीं यह एक वो ना रह जाए, अनाउंसमेंट ना रह जाए, और महिलाओं को अगर सशक्तिकरण का और एम्पावरमेंट का भी साथ में कोई एक अनाउंस करें कि एजुकेशन के लिए या उनको और भी तरह के लिए जो अगर करते तो उससे उनकी एंटाइटलमेंट बढ़ सकती है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि इसको जो है आप चाहते हैं कि जो जड़ से जो है वो निकाला जाए, यानी कि पहले महिलाओं को इस काबिल, इस लायक बनाया जाए, साथ में, हाँ, इसके साथ करना चाहिए। यह भी ठीक है, यह भी एक तरीके का रास्ता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है और होना भी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि महिला बहुत, हम सारे समाज में देख रहे हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं काफ़ी आगे आ रही है। वो इसी कारण हो रहा है कि उस कॉन्शियसनेस देश में बढ़ रहा है कि महिलाओं के एम्पावरमेंट से, महिलाओं के सशक्तिकरण से देश की उन्नति होगी। और एक महिला अगर सशक्तिकरण हो जाता है, अच्छा वो पढ़ी लिख जाती है, अच्छे स्तर पे पहुंच जाती है, तो पूरे परिवार को वो ऊपर उठा सकती है। तो यह डॉक्टर झा, मैं आती हूँ आपकी तरफ, लेकिन नीता डिसूजा से एक उनका कमेंट ले लेती हूँ। नीता डिसूजा, ये बताइए, हम जानते हैं जी, बोलिए, एक छोटी बोलिए बस कि अगर किसी अगर किसी वर्गीकरण में, किसी जाति विशेष में अगर महिलाएं नहीं मिलती हैं तो उसी जाति के पुरुष को वो सीट जाएगी, ना कि सामान्य वर्ग में। ये करेक्शन थोड़ा अहम था। नहीं, यही मैं कह रहा था कि अगर नहीं मिलेगी तो पुरुष को ही चला जाएगा, पुरुष की कैटेगरी में चला जाएगा। जी ठीक है। नीता डिसूजा, ये बताइए, फिलहाल कि हम जानते हैं कि आप बिहार में सरकार में पार्टनर हैं, तो आपकी एक कहीं ना कहीं एक सिंपैथेटिक अप्रोच होगी इनके प्रति जो बिहार सरकार ने फैसला लिया है।
लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ फिलहाल कि दूसरे राज्यों में जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जहाँ सरकार बनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी, अभी कई जगह जो है चुनाव भी आने वाले हैं, वहाँ पर क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसी पहल है जो आप एक चुनावी वादे के तौर पर भी करना चाहेंगी और जहाँ सरकार है वहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहेंगी? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इट्स नॉट अ सिंपैथेटिक अप्रोच, बिकॉज अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा वेदर इट बी टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ और क्रिएटिंग सेपरेट महिला मंत्रालय, ये कांग्रेस के समय पे हुआ था, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर हम याद करें कि रिजर्वेशन फॉर वुमेन एट दी सरपंच लेवल 33% पहले राजीव जी ने, फिर उसे बढ़ा के 50% सोनिया जी ड्यूरिंग द UPA2 गवर्नमेंट इट वाज ब्रॉट। तो ये कहीं पे भी एक सिंपैथेटिक अप्रोच टुवर्ड्स द गवर्नमेंट की बात नहीं है। पॉलिटिकल पार्टनर है तो ये तो जायज़ सी बात है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, in fact we congratulate the entire cabinet of the Nitish government for this bold step, and we the Congress are always for the development of women. We have 50% of women in the country, 50% हमारे महिलाएं जो आपने हैं। किया वो अच्छा किया। मैं तो आगे की अप्रोच की बात कर रही हूँ कि आने वाले दिनों में अब क्या करने का इरादा है। क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा मॉडल बन गया है जो बिहार ने हमारे सामने पेश किया है कि ये बहुत अच्छा मॉडल है कांग्रेस शासित जो राज्य हैं क्या वहाँ लागू करने की स्थिति में है? See, this is a thing that has to be decided by, and will I'm sure be taken into consideration। जहाँ पे कांग्रेस शासित प्रदेश है इसे वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की भी ना सिर्फ कोशिश करेंगे पर ज़रूरत है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की। और केंद्र में आपको लगता है कि ये पूरा राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू किया जाना चाहिए? क्या आपको अच्छाइयाँ क्या नजर आ रही हैं? इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स आप किस तरह से देखती हैं? और क्या आपको एप्रीहेंशंस भी हैं कि ये लागू कैसे होगा? लेट मी नॉट टॉक एज अ पॉलिटिकल वुमन, बीइंग अ वुमन वी अंडरस्टैंड कि फ्रॉम वेयर डू वुमेन कम्स। जैसे पहले जब पंचायती राज में 33% रिजर्वेशन रखा गया, तब लोगों का यही कहना था कि कितनी औरतें कहाँ से आएंगी, कितनी औरतें कहाँ से आएंगे, नंबर 1, या फिर सरपंच पति बनेंगे, यू नो, ये सब बातें आप, हाँ वो बने भी हैं, बट यू नो इट्स पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर द ग्रेटर बेनिफिट। और टाइम के साथ यू नो थिंग्स इवॉल्व, एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है ये। And to give a statement, you know, right at this point कि नहीं ऐसे होगा तो ये this will be wrong would be very unjust. We have to realize कि महिलाएं जब घर से बाहर निकलती है, किन स्थितियों में निकलती है, किन परिस्थितियों में निकलती है, get into the making of a woman। तो ये भी जानने की मैं कोशिश करूंगी कि क्या इस तरह से जब आरक्षण नौकरियों में हो गया है और जब महिलाएं निकलेंगी तो क्या एक सामाजिक सुधार की भी हम उम्मीद कर सकते हैं? क्या ये मान सकते हैं कि महिलाओं के प्रति लोगों का रवैया, खासकर बिहार जैसा एक ऐसा स्टेट जहां अभी भी जमींदारी है, जहां अभी भी सामंतवाद है, वहां क्या एक लिबरल ओपिनियन उभरेगा, बनेगा क्या महिलाओं को लेकर? या ये जो ओपिनियन पहले से राय मौजूद है लोगों की, क्या वो उसको जकड़न की तरह वो कामकाजी महिलाएं जो बाहर निकलेंगी उनके रास्ते में आएगा? इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर रिजवान कैसर भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी राय क्या है इस बारे में? एक बड़ा वादा नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान किया कि 35% आरक्षण वो देना चाहते हैं, फिलहाल उन्होंने दे दिया है बहुत जल्द ही सरकार बनने के। क्या आपको लगता है कि ये वादा पूरा करने की एक कोशिश है या वाकई आपको लगता है कि एक संजीदा कदम है ये? मुझे ऐसा लगता है कि इस कदम में संजीदगी बहुत ज़्यादा है और इसे एक ऐतिहासिक कंटिन्यूटी के तौर पर भी हम देख सकते हैं। मिसाल के लिए नीतीश कुमार ने औरतों और लड़कियों के एम्पावरमेंट के नज़रिए से उन्हें जिस तरह से साइकिल मुहैया कराया था, यूनिफॉर्म मुहैया कराया था, और अपने पिछले 10 सालों के शासन के दौरान जिस तरह से सिक्योरिटी का माहौल पैदा किया था, मेरे ख्याल में यही तमाम सारी वजह थी कि औरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बढ़ चढ़ करके नीतीश के हक़ में वोट देने के लिए तैयार था, तमाम सारी बातों के बावजूद। और अब यह मौका है जब इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा कि जी हम 35% ऐसे औरतों को रिजर्वेशन देंगे नौकरियों में, हर किस्म की नौकरियों में। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी पीछे एक बहस चल रही थी और ये बहस और भी समाज के दूसरे तबकों के सिलसिले से होती रही है कि क्या हमारे रिजर्वायर में बिहार के संदर्भ में क्या इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। तब हम ये कह सकते हैं कि इस फैसले का एक कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी एक प्रक्रिया एक पैदा करेगी बिहार के अंदर कि वो तमाम सारी औरतें जो शिक्षा से अभी वंचित रही हैं, लेकिन एक उन्हें उम्मीद रहती है। पहले दिनों एक ऐसी एक कहानी सुनने को मिलती थी कि जी पढ़ के क्या होगा, पढ़ने के बाद मिलेगा क्या।
Now, if you send women to educational institutions, not only तो school, पढ़ने के बाद but अब नौकरी colleges, मिलेगी। हाँ, अब लोगों को ये लगेगा कि जी औरतों को पढ़ा के क्या मिलेगा, तो बोलेगा कि जी औरतों को पढ़ा करके नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि एम्पावरमेंट के दो बड़े तरीके हैं। अब तक ज्यादातर लोगों ने शिक्षा के माध्यम से औरतों को एम्पावर करने की बात की थी, बट सिर्फ शिक्षा नहीं, नौकरी भी। लेकिन अभी फौरी तौर पर इसके इम्प्लीमेंटेशन ने मेरे ख्याल में काफी दिक्कतें आएंगी। थिंग्स नीड टू बी स्ट्रीमलाइन, वो लोग समझेंगे। और जाहिर सी बात है कि होशियार लोग बैठे हैं। नीतीश बाबू का खुद अपना तजुर्बा है प्रशासनिक और राजनीतिक। किस तरह की आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव समस्याएं आ सकती हैं इसको रोल आउट करने में? और खासकर अगर ये डेटा भी मैं आपके सामने पढ़ दूं कि जो नेशनल एवरेज है, नेशनल जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो 65% है और 51.5% बिहार में है लिटरेसी महिलाओं की अगर खासकर बात की जाए। तो क्या जो नेशनल जो एवरेज है उससे भी कम है बिहार में लिटरेसी? ऐसे में जो आप ये कह रहे हैं कि इतनी प्रतिभा, या मैंने भी सवाल उठाया था कि क्या वाकई इतनी लायक औरतें मिलेंगी जिनको कि नौकरियां मिल सकें 35%? देखिए, लिटरेसी के बुनियाद पर तो नौकरी मिलनी नहीं है किन्हीं को। जाहिर सी बात है, नौकरी मिलने के लिए कम से कम आपके पास स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, या किसी भी ख़ास एरिया में आप स्किल आपने पैदा किया हुआ है जिसकी मदद से आप नौकरी के मैदान में कूद सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो प्रतिशत मात्रा है लिटरेसी कम है बिहार में, लेकिन एक दिशा निर्देश पिछले 10 सालों से होते हुए लोगों ने देखा है। लड़कियां कैसे, वही लड़कियां जो आज बड़ी होकर के जिम्मेदार औरतें बनी हैं, घरेलू जिंदगी में बड़ा रोल अदा कर रही हैं, लेकिन उन्होंने भी देखा कि एक संभावना है, इम्कानात हैं इसके। और तब वैसी हालत में मुझे ऐसा लगता है कि आज ये पूरा नहीं भी कर पाए कि इतनी नौकरी अगर 100 है और उसमें केवल हमें 40 महिलाएं मिलती हैं, तो आने वाले 60% महिलाओं के लिए रास्ता खुलता है। अब लोग बड़े जोशो खरोश से अपनी बच्चियों को तालीम के तालीम गाहों में भेजेंगे कि नौकरियां उनका इंतजार कर रही हैं। लेकिन पुरुषों पे क्या इसकी उल्टी मार पड़ सकती है, ये भी देखने वाली बात होगी। डॉक्टर मनोज झा, ये बताइए, फिलहाल की कोई पुख्ता डेटा तो नहीं है, लेकिन बिहार के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि करीब 10% के आसपास जो है महिलाएं काम करती हैं फिलहाल बिहार में, अगर सरकारी नौकरियों का हम जिक्र करें। क्या, एक तो ये सवाल हल्का ज़रूर है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए बहुत गंभीर सवाल भी हो सकता है कि क्या ज़्यादा नौकरियां पैदा करना ये महत्वपूर्ण है कि नए नए प्रोजेक्ट्स लाए जाएं, ज़्यादा नौकरियां पैदा की जाएं? खासकर ब्यूरोक्रेसी में भी ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सर्विसेज में नौकरियां पैदा की जाएं, बजाय इसके कि जो पुरुष हैं उनके खाते में से जो है 35% महिलाओं को दे दिया जाए, क्योंकि अभी सिर्फ 10% ही सिर्फ महिलाएं काम करती हैं। आरफा जी, एक्चुअली जब रिजवान भाई कह रहे थे तो एक तो हमें ये पूल भी देखना होगा। अब बिहार का अगर नेशनल एवरेज से बिहार कम है तो बिहार की आबादी को भी आपको देखनी होगी, बिहार के अलग अलग भौगोलिक खंडों को देखना होगा। जहां तक रही पुरुषों के अंदर भय, निराशा और हताशा का माहौल, मैं समझता हूं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरह की आशंकाएं लोगों ने व्यक्त की थी जब साइकिल योजना शुरू हुई थी। मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल, और सिर्फ सरकारी नौकरियों से ये शुरुआत हो रही है। आप देखेंगी कि आने वाले वर्षों में सरकारी नौकरियां भी, जो अलग अलग इनिशिएटिव्स जो लिए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, उससे न सिर्फ योजना आकार बढ़ेगा, योजनाओं की संख्या बढ़ेगी, बल्कि लोगों को समाहरित कर देने की, उनके अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी का भी निर्माण हो रहा है। और ये सब आपको 1.5-2 वर्षों में इसके परिणाम आने लगेंगे। हमारा मानना है कि अगर महिलाओं की भागीदारी और हिस्सेदारी सुनिश्चित होती है तो बिहार ओवरऑल बहुत एक विकसित राज्य के रूप में, एक समृद्ध राज्य के रूप में दिखेगा। एक छोटी टिप्पणी मैं करना चाहूंगा आरफा जी, आपने बिहार में 100 खामियां हो सकती हैं, कई तरह के क्राइम आपको मिल जाएंगे, लेकिन स्त्रियों के प्रति अपराध बिहार अगर मुल्क में 4 राज्यों में कम दिखेगा तो आपको बिहार उसमें से एक राज्य है। इस डेटा को लोग अक्सर तवज्जो नहीं देते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है बिहार के संदर्भ में, हमारी सांस्कृतिक चेतना के संदर्भ में। चलिए, तो काफी उत्साहित करता है और उम्मीद है कि मेरे इन सवालों से कहीं मुझे महिला विरोधी न बना दिया जाए कि पुरुषों की जो है साइड लेनी है कि किस तरह से उन पर मार पड़ेगी। लेकिन संजय जी, ये बताइए, फिलहाल की मैं ये देख रही हूँ कि भारत में जो वर्कफोर्स है उसमें कितने फीसद महिलाएं हैं? ये जो डेटा बता रहा है यूनाइटेड नेशन का, ये कहता है कि करीब 22% महिलाओं के आसपास है जो कि वर्कफोर्स में है, जिसमें कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा पसंद करती हैं महिलाएं जाना, और ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें सिर्फ 1% महिलाएं हैं। तो क्या ये बात आपको कहीं ना कहीं फिक्र में डालती है कि ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ 1% महिलाएं हैं?
जब आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं उसमें भी दो भाग हैं। एक तो एलीट ब्यूरोक्रेसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हाँ। और एक जो स्टेट गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी होती है। तो अगर इन आंकड़ों को 1% जो आप देख रहे हैं जो नेशनल आंकड़े हैं, अगर इसको बिहार के रूप में देखेंगे और देखेंगे कि ये जो बड़ी ब्यूरोक्रेसी जिसको आप IAS IPS कहते हैं, उनमें तो तादाद और भी कम होगी। स्टेट की ब्यूरोक्रेसी में फिर भी आपको थोड़े नज़र आ जाएंगे। निश्चित रूप से ये अलार्मिंग है। जहाँ 50% आपकी भागीदारी पॉपुलेशन में हो, निश्चित रूप 50% तो हर चीज में नहीं हो सकता, इतना बराबर बराबर बंटवारा नहीं हो सकता, लेकिन 1%, 2%, 5% तो बहुत ही अलार्मिंग है और बहुत चिंता का विषय है। जी गोपाल जी, ये बताइए कि कई एनालिसिस ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो है वो बाकायदा एक वोट बैंक अपना तैयार कर लिया है। हर समाज, हर जो है जाति धर्म से महिलाएं आके उनके लिए वोट कर रही हैं और ये बात बाकायदा साबित हुई है पिछले चुनाव से। इससे आपको डर नहीं लगता कि तमाम जो है अलग अलग सेक्शन से निकलकर औरतें नीतीश कुमार के लिए वोट कर रही हैं और अब उन्होंने इस वोट को और ज़्यादा मजबूत कर लिया है अब इस आरक्षण के बाद? नहीं, देखिए, अगर वोट बैंक बनता है और वो किसी महिलाओं के लिए फ़ायदा होता है तो उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर केवल वोट बैंक बनाने के लिए है और प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे नहीं करना, या केवल ये अगर इंटेंशन से होता है, वह एक इसमें राइडर हो सकता है, वो देखते हैं। लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, उनका एम्पावरमेंट होना चाहिए। और हमारा ये बहुत स्पष्ट मानना है कि बिहार का जो पीछे जो डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, या जहाँ पे वहाँ पे नारे ज़्यादा हैं, काम बहुत कम हुए थे, जिसके कारण बिहार इतना पिछड़ा हुआ है। जहाँ की वहाँ पे इंटेलेक्चुअल कैपिटल अच्छा है, लोग बड़े मेहनती भी हैं, लेकिन उन्हें बिहार से बाहर जाना पड़ता है। तो केवल रिजर्वेशंस से वो उनका सशक्तिकरण नहीं होगा, उनको वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलग अलग आयाम खोलने पड़ेंगे, तब जाके ये रिजर्वेशन, ये सेकेंडरी इफेक्ट हो सकता है। जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट का, नौकरियों का, एजुकेशन का जो सारा वो अगर खड़ा नहीं हुआ तो यह सेकेंडरी केवल रिजर्वेशन से वो नहीं होगा। और वही हमें थोड़ा सा एप्रीहेंशन है दिक्कत है कि हमें बिहार में जो अब लालू यादव जी के साथ जो मिलके जो गठबंधन किया है, उसके लिए तो हम बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है कि वह बिहार को कहीं बहुत ज़्यादा रिजल्ट देगा। और आप अभी पीछे अगर 2-4 महीने के रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ पे तो सब वहाँ पे क्राइम भी बढ़ गया, सारी चीज़ों के ये समस्याएं वापस उभर के नीता दूसरा ये बताइए कि फिलहाल जो वर्किंग वुमेन की बात हो रही है, हम एग्रीकल्चर में जो औरतें काम करती हैं उनको गिनना शायद भूल जाते हैं कि मेजॉरिटी जो महिलाएं हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती हैं, लेकिन बिल्कुल बिना किसी सोशल सिक्योरिटी के। तो जबकि 35% यहाँ आरक्षण होने की बात हो रही है सरकारी नौकरियों में, क्या आप ये भी चाहेंगी कि इन महिलाओं के लिए भी जो है सोशल कम से कम सिक्योरिटी के लिए कोई बात की जाए, उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए कोई बात की जाए, किसी तरह की पेंशन स्कीम्स जो हैं बिहार में लागू हों? जी बिल्कुल, अगर ऐसे कुछ हो सकता है देन इट विल बी मीन्स, तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात होगी वहाँ पे। और एग्रीकल्चरल सेक्टर में अगर देखा जाए तो वहाँ पे करीबन 65, जहाँ के आंकड़े मुझे पता है, जहाँ तक के आंकड़े, यू हैव अबाउट 65% ऑफ द वुमेन, 65% ऑफ द वुमेन हु आर वर्किंग ऑन द फील्ड्स एग्रीकल्चरल सेक्टर से। तो यहाँ पे बताया जा रहा है करीब 68-69 जो है फीसद महिलाएं काम करती हैं फार्मिंग में, जिसमें जब महिलाओं की काम में भागीदारी की हम बात करते हैं तो हम बहुत संकुचित तरीके से देखते हैं कि काम का मतलब सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जैसे डिसूजा जी बता रही हैं और ये आंकड़े बहुत स्पष्ट हैं, अगर आप ये इनफॉर्मल सेक्टर, जहाँ कर अगर खेती की बात करें तो खेती में महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं, मेजॉरिटी महिलाएं काम करती हैं। डॉक्टर जहाज, पहले आप इनकी बात का जवाब दे दीजिए, फिर कार्यक्रम भी खत्म करने का समय हो गया है। जो गोपाल जी कह रहे हैं कि उनको अप्रीहेंशन ये है कि आपके पार्टनर जो है खासकर उनको लेकर इनको समस्या है कि जिस तरह के हालात पिछले 2-3 महीने में नजर आए हैं, कानून व्यवस्था की जो हालात है और जिस तरह से जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है, जो बड़ा एक ढांचागत जो विकास होना है वो नहीं होगा, तो खाली सुपरफिशियल लगेगा कि महिलाओं को आरक्षण दे दिया हमने। ये बहस बहुत ही अलग किस्म की हो रही थी और गोपाल जी ने जो बात कही, वो आश्वस्त हों या न हो, बिहार की जनता आश्वस्त है, उसको कोई दिक्कत नहीं थी इस महागठबंधन के पक्ष में अभूतपूर्व तरीके से आने में। दूसरी बात है वो सोशल सिक्योरिटी की बात करें, आप वेट कीजिए, वो भी पाइपलाइन में है। हम एक पूरी एक सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे को बढ़ाने वाले हैं, जिसमें खेतीहर मजदूर तमाम वो लोग महिलाएं शामिल की जाएंगी और वो भी बहुत जल्द आपके सामने होगा। और तीसरी चीज मैं और भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये कहानी जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है महिलाओं की व्यापक हिस्सेदारी की, वो सिर्फ आरक्षण पर जाकर खत्म नहीं होगी, इसमें और भी चीजें जुड़ेंगी और बहुत जल्द। जी प्रोफेसर रिजवान कैसर, ये बताइए आखिरी सवाल और बेहद महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आप
एक हिस्टोरियन हैं, इसलिए आप इसे बेहतर तरीके से बता भी पाएंगे कि ये बहुत कम, फिलहाल जो मौजूदा आधुनिक राजनीति जिस तरह से हो रही है उसमें बहुत कम ये गुंजाइश देखी जाती है कि राजनीति हमारे समाज को बदले, बल्कि जिस तरह से समाज बदल रहा है राजनीति उसे फॉलो कर रही है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के फैसले जैसे बिहार की सरकार ने लिया है, क्या आप इसको इसमें इतना आश्वासन नजर आता है कि जो एक महिलाओं के प्रति जो नजरिया है, जो रवैया है, हालांकि क्राइम रेट कम है डॉक्टर झा कह रहे हैं उसके बावजूद भी, लेकिन जो सामाजिक हम जो संरचना देखते हैं बिहार में, क्या आपको लगता है कि इस फैसले से वो भी बदलने की उम्मीद है? आपको लगता है कि थोड़ा लिबरल एक ओपिनियन उभरेगा बिहार में महिलाओं को लेकर, ज़्यादा महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी, जब ज़्यादा सड़कों पे वो नजर आएंगी तो एक बेहतर माहौल होगा? बहुत साल पहले हिंदुस्तान के एक बड़े मोतबर जर्नलिस्ट अरविंद नारायण दास हुआ करते थे, बहुत कम उम्र में इंतकाल हो गया उनका। कभी उन्होंने एक बड़ा सा मजमून लिखा था, डस बिहार शो द वे। अभी जो बिहार में ये फैसला लिया गया है औरतों को एम्पावर करने के नज़रिए से, और 35% नौकरियों में जो भागीदारी के लिए जो पूरा इंतज़ाम किया गया है, ये सिर्फ बिहार में नहीं, आने वाले वक्तों में और भी जगहों पर नई रोशनी दिखाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिहार के बारे में कहते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मनोज झा ने एक अच्छी बात कही कि बिहार में क्राइम अगेंस्ट विमेन वो कम है, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि उनका जिस तरह से सोशल और कल्चरल एम्पावरमेंट जो हम हिंदुस्तान के और दूसरे कुछ एक प्रदेशों में देखते हैं, वो जाहिर सी बात है कि बिहार में उतना कभी देखने को नहीं मिला। उनकी भागीदारी बहुत है, लेकिन भागीदारी एक सबऑर्डिनेट भागीदारी है। अभी जो नौकरियों में कई बात कही जा रही है, तालीम के मैदान में जिस तरह से पिछले दिनों इंतजाम किया गया, वो भागीदारी सबऑर्डिनेट भागीदारी नहीं होगी, बल्कि वो भागीदारी एक बराबरी की भागीदारी होगी। जब औरतें पब्लिक स्पेस में बराबरी के तौर पर निकल करके जब आएंगे तो एक नया माहौल होगा। ये सही बात है कि क्राइम कम है, लेकिन क्राइम कम होने का ये मतलब नहीं है कि औरतों का बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट है बिहार में। लेकिन ऐसे तमाम सारे कदम जो शिक्षा के क्षेत्र में या नौकरियों के क्षेत्र में, वो ज़रूर इस बात को इंश्योर करेंगे कि औरतें के शाना बशाना शोल्डर टू शोल्डर मैदान में निकल करके आएंगी, तो मेरे ख्याल में एक बेहतर अप्रिसिएशन का माहौल खड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसे आपने कहा कि बिहार शोज द वे, बिहार हो सकता है रास्ता दिखाए पूरे देश को कि सिर्फ सतही ना सही बल्कि पूरा ढांचे के स्तर पर देखें, पूरा ढांचागत जो है व्यवस्था वो बदले, और महिलाएं जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी में नजर आ रहा है कि इतनी कम तादाद है, या खास एक टीचिंग कहें या डॉक्टरी के पेशे में कहें सिमट के महिलाएं रह जाती हैं। 22% जो आपको वर्कफोर्स नजर आ रहा है उसके लिहाज से भी ये फैलेगा ये दायरा, और शायद बिहार रास्ता दिखाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।